नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 के दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी के महाराष्ट्र सेट के PYQs के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो सीरीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, मैं हर यूनिट के आपको 5 साल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा के दूँगी। सो यहाँ पे मैंने इवोल्यूशन के 2024 से 2018 तक के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इवोल्यूशन के डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। आज से मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी के 5 साल के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी। सो ये 5 साल के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपको एक पता चल जाएगा कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको इससे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट इज़ द हार्मोन ऑक्सिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। सो यहाँ पे पूछा गया है जो फाइटो हार्मोन है ऑक्सिन वो किस प्लांट में डिस्कवर्ड हुआ था पहली बार। सो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं मस्टर्ड, पी, ओट्स एंड राइस। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ओट्स। सो ओट्स के कोलेप्टाइल्स में पर्टिकुलरली ऑक्सिन की फ़र्स्ट डिस्कवरी की गई थी। हमें पता है कि ऑक्सिन जो है वो पर्टिकुलरली टिप पे अक्यूमुलेट होता है या तो पर्टिकुलरली जो प्लांट है वो सन की तरफ झुक जाता है और ऑक्सिन का जो अक्यूमुलेशन है वो सन के अपोजिट साइड में होता है, क्योंकि सन के अपोजिट साइड में ऑक्सीजन का अकोमोलेशन होने के कारण ही दूसरी जगह मतलब सन के तरफ जो है पर्टिकुलरली प्लांट क्या होता है झुक जाता है। सो सनलाइट फ्रॉम द वन साइड, जहाँ से सनलाइट आती है उसके अपोजिट साइड में एक्चुअली ऑक्सीजन का अकोमोलेशन प्लांट के टिप पे होता है और वहाँ पर ही ऑक्सीजन का पर्टिकुलरली डिस्कवरी की गई थी। ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया था कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के टिप में अक्यूमुलेट होता है और वो सनलाइट जहाँ से आती है उसके अपोजिट साइड में अक्यूमुलेट होता है, इसीलिए प्लांट जो है वो सन की तरफ झुक जाता है। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ओट्स। सो थर्ड इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द ट्रीटमेंट ऑफ अब्सेसिक एसिड इज़ एसोसिएटेड विथ। आप अगर प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस किया जाता है वो प्लांट हार्मोन्स पे किया जाता है, जिसे हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ पे अगर देखें इस साल में तो 2024 में ही प्लांट हार्मोन से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो द ट्रीटमेंट ऑफ अब्सेसिक एसिड इज़ एसोसिएटेड विथ, ये रिलेटेड टॉपिक है। मतलब अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी आता है और सेकेंडली ये अब्सेसिक एसिड में भी आता है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ अब्सेसिक एसिड इज़ एसोसिएटेड विथ। सो अब्सेसिक एसिड ये जो फाइटो हार्मोन है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, मतलब प्लांट में अगर वाटर स्ट्रेस है मतलब वाटर कम है तो उस वक्त जो हार्मोन प्लांट सिंथेसाइज करता है जिसे हम कहते हैं एब्सेसिक एसिड। सो प्लांट में वाटर अगर कम है तो प्लांट में जो वाटर अवेलेबल है उसे स्टोर करना ज़्यादा ज़रूरी है और प्लांट में स्टोर हुआ वाटर बाहर ना जाए, इसीलिए प्लांट के स्टोमाटा क्लोज रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्लांट के स्टोमाटास ओपन हुए तो प्लांट में जितना सारा वाटर अवेलेबल है वो भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए प्लांट में जो स्टोमाटा है उसे क्लोज रखना वाटर स्ट्रेस में ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एब्सेसिक एसिड प्लांट में जब अक्यूमुलेट होता है जब प्लांट में वाटर स्ट्रेस है, इसीलिए एब्सेसिक एसिड इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। सो यहाँ पे जो आंसर ऑक्सीजन के रिलेटेड है दैट इज़ द ऑफ स्टोमाटा। सो स्टोमाटा को क्लोज रखने के लिए जो पर्टिकुलर हार्मोन यहाँ पे काम करता है दैट इज़ एन एब्सेसिक एसिड। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ सी, दैट इज़ वाटर अवेलेबिलिटी इज़ हाई, सो वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल मेकिंग देम टर्गर और वहाँ पे स्टोमाटा ओपन रहता है। लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी अगर लो है तो वहाँ पे ए बी है, दैट इज़ एब्सेसिक एसिड जो है वो स्टोमाटल क्लोजिंग को क्या करता है, प्रोमोट करता है और यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज रहेगा जिससे के कारण मोर वाटर क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ सी। पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है एरोबिक रिस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन के रिलेटेड।
So how many times more energy gain in aerobic respiration over an anaerobic respiration? So हम एरोबिक रेस्पिरेशन से कितनी एनर्जी गेन करते हैं एंड अनएरोबिक एक्सप्रेशन से कितनी एनर्जी गेन करते हैं, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कितने टाइम्स ज़्यादा एनर्जी गेन करता है एज़ कम्पेयर टू एन अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन हम देखते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मोस्ट कॉमनली 36 और 38 ATPs क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे 36 और 38 दोनों लेकर चलना है। मोस्ट कॉमनली हम 36 लेते हैं। सो 36 अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे, सो 36 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन से फॉर्म होते हैं। सेकेंडली अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है एरोबिक रेस्पिरेशन ओवर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कितने टाइम्स ज़्यादा एनर्जी गेन करता है, हमें टाइम्स में पूछा है। इसीलिए अगर हम देखें तो 36 जो ATP है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से आती है और 2 ATP जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से आती है, इसीलिए इसका आंसर है 80। सो 80 टाइम्स मोर एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एन अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ 80। अगर ऑप्शन में 90 दिया होता, यहाँ पे 90 नहीं दिया है, इसीलिए अगर ऑप्शन में 90 दिया होता तो यहाँ पे हम 38 लेके चलते। सो 38 और अनएरोबिक रेस्पिरेशन से 2, इसीलिए 90 टाइम्स मोर पर्टिकुलरली एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी ज़्यादा गेन करता है एज़ कम्पेयर टू एन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो दोनों चीज़ें यहाँ पे दी जा सकती है। यहाँ पे 80 दिया है इसीलिए हम 36 लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे 90 दिया होता तो हम पर्टिकुलरली 38 लेके चलेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो द क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ सी, दैट इज़ एन 80। के बाद यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ड्यू टू द फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज बाय एन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। हमें पता है रुबिस्को ये जो एंजाइम है इसके पास 2 एक्टिविटीज़ होती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। सो अगर रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है तो वो क्या क्या फॉर्म करेगा। सो फोटो रेस्पिरेशन हमें पता है 3 ऑर्गन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम CPM इस कोड से याद रखते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। सो CPM ये जो तीनों ऑर्गन है वो इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। अगर रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो कर रहा है तो वो क्या फॉर्म करेगा, तो पहले तो वो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म करेगा, इसके अलावा वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी फॉर्म करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिया है 2-फॉस्फोग्लिसरेट ओनली, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ओनली, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, और उसके बाद दिया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। सो यहाँ पे जो 4th ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर कि ये दोनों फॉर्म करेगा। पहले 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट भी फॉर्म करेगा एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी फॉर्म करेगा, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ डी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू द फाइटो हार्मोन्स। सो यहाँ पे पूछा है म्यूटेशन इन ACC सिंथेज एंजाइम विल बी इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ। ACC सिंथेज नाम का जो एंजाइम है वो पर्टिकुलरली अगर हम इनहिबिट कर दें तो कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन में दिया है जिबरलिन, सैलिसिलिक एसिड, इथिलीन एंड ऑक्सिन। सो ये जो पाथवे है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हम सिंथेज नाम का जो एंजाइम है वो पर्टिकुलरली इथिलीन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो एल मिथियोनिन का कन्वर्जन जो है वो एस एंडोसाइल मिथियोनिन में होता है बाय यूजिंग एन एंजाइम एस एंडोसिन मिथियोलिन सिंथेज। उसके बाद उसका कन्वर्जन जो होता है वो होता है 1 अमीनो साइक्लोप्रोपिलीन 1 कार्बोक्सिलेट, जिसे हम ACC कहते हैं। सो ये जो ACC का फॉर्मेशन है, ये ACC एंजाइम का अगर सिंथेसिस नहीं होगा तो फॉर्मेशन में किसके फॉर्मेशन में गड़बड़ी हो जाएगी, तो इथिलीन के फॉर्मेशन में गड़बड़ी हो जाएगी और इथिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ एन इथिलीन। सो ACC अगर हम कहाँ पर भी देखेंगे तो दिस इज़ रिलेटेड टू द इथिलीन। सो C इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
यहाँ पर अगर हम देखें तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें पता है। सो इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। सो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर जो नीचे दिए गए हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। सो हमें पता है फेराडॉक्सिन जो है वो इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, दैट इज़ हियर। सेकेंड वन इज़ द प्लास्टोसायानिन। सो प्लास्टोसायानिन भी इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन इन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो यहाँ पे जो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है दैट इज़ द डी, दैट इज़ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इन द प्लांट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो टाइप के रेजिस्टिविटी प्लांट शो करती है जब पैथोजन अटैक करता है। पहली चीज़ है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज़ द इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस। ये जो इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस है वो प्लांट कब शो करता है, जब प्लांट में किसी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ राइजोबैक्टीरियम अगर प्लांट में कॉलोनाइज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट प्लांट क्या करता है, इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टिविटी शो करता है। सेकेंड वन इज सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस प्लांट कब शो करता है, जब प्लांट में पैथोजेनिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं, अटैक करते हैं। सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में प्लांट में सैलिसिलिक एसिड का अक्यूमुलेशन होता है। अलॉन्ग विद दैट PR प्रोटीन्स भी वहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर हम इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस के यहाँ पे देखें तो इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस में मोस्ट कॉमनली जास्मोनिक एसिड और इथिलीन का अक्यूमुलेशन प्लांट की बॉडी में होता है जब इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टिविटी प्लांट शो करते हैं। इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस कहते हैं वहाँ पे PR प्रोटीन का अक्यूमुलेशन भी बॉडी में होता है। लेकिन जब हम इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस को देखें तो वहाँ पे सिर्फ जास्मोनिक एसिड एंड इथिलीन का अक्यूमुलेशन होता है, वहाँ पे PR प्रोटीन का अक्यूमुलेशन नहीं होता। सो यहाँ पे जस्ट ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। अगर इतना भी याद रखा तो भी बहुत काफ़ी है। सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यस से शुरू होता है, सो यस से सैलिसिलिक एसिड आपको इजीली याद रह जाएगा। और इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस में हमें याद रखना है दैट इज़ इथिलीन एंड जास्मोनिक एसिड। सो ये दो चीज़ों का अक्यूमुलेशन इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस में होता है। और एक बात यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे PR प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे PR प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते। इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलरली बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ राइजोबैक्टीरियम के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। और पर्टिकुलरली सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के अगेंस्ट क्या होता है, प्लांट शो करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ द ऑल क्वेश्चंस विच इज़ कम इन 2024 इन महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम। आई होप you got all the questions. If you have any query regarding any question you can ask me in the comment box. आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।